उससे सोल्यूशन आएंगे। अब ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे कि हमने सरकार के लिए क्या काम किया। इसके बाद हम लग गए कि हम, सरकार ने हमारे को बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, तो उसके लिए हमने इतनी मेहनत की है कि सरकार के पास पैसे आए हैं। और ये पहली चीज़ है ईपीआर। ईपीआर होती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें मैंने बोला कि जितनी कंपनियां हिमाचल के अंदर प्लास्टिक लेके आती हैं, पेप्सी हो गया, बिस्लेरी हो गया, ये तंबाकू की कंपनियां, ये सारे प्लास्टिक पैकेजिंग यूज़ करते हैं अपने पैकेटों में। लेज के चिप्स, अंकल चिप्स, ये सारे चिप्स के पैकेट यूज़ करते हैं। अब इन कंपनियों को ये प्लास्टिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है सबसे सस्ती चीज़ है यूज़ करने के लिए, इनके लिए अभी, क्योंकि हमने इन पे एनवायरनमेंट कॉस्ट नहीं लगाई है। हमने इन पे कॉस्ट ये नहीं लगाई है कि ये जो प्लास्टिक ये लेके आ रही है, इसको नदी नालों से निकालने में, ट्रांसपोर्ट करने में, फिर यूएलपी के प्लांट में उसको रिसाइकल करने में, या सीमेंट प्लांट में भेजने में, जो जलता है ये प्लास्टिक, वहाँ तक भेजने की कॉस्ट कितनी लगती है, ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट सोसाइटी और हम लोग क्यों बेयर करें, आप लोग क्यों बेयर करें। ठीक है, ये बात हमने उठाई थी, ये बात हम आपको हम उठा रहे, सुलेमान उठा रहा है ये बात, ठीक है। और हम सरकार को ये बता रहे हैं कि आपके पास हक है कि आप इन कंपनियों से पैसा लें। उसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। ठीक है, तो ईपीआर क्या होता है कि ये सारी कंपनियां जितनी भी हिमाचल के अंदर प्लास्टिक लेके आ रही हैं, वो पहले तो हमें बताएंगी कि वो कितना प्लास्टिक लेके आ रही है। पेप्सी कितना किलो प्लास्टिक लेके आ रही है, फिर हम देखेंगे कि 1 किलो प्लास्टिक को प्रोसेस करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और या जलाने में कितने पैसे लग रहे हैं। फिर वो जब हमारे पैसे पता चल जाएंगे और कितना प्लास्टिक को लेके आ रही है ये पता चल जाएगा, इसको मिला के हम उनसे लेंगे कॉस्ट कि ये आपकी बनेगी एनवायरनमेंट कॉस्ट, प्लास्टिक की कॉस्ट, जो जाएगी यूएलबी के पास और रिसाइकलर के पास, जो इसको रिसाइकल कर रहे हैं। उसको आपने उससे वो सर्टिफिकेट खरीदते हैं, जिस सर्टिफिकेट में पैसा होता है वो पैसा देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है ईपीआर के अंदर। अब ये ईपीआर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर एक प्रावधान जो था 2018 से। किसी ने हिमाचल में 1 रुपया नहीं आया था इस स्कीम के अंदर, जो ये कानून के अंदर, क्योंकि ये कानून को किसी ने लड़ा नहीं था। पर अब इस केस में इतने ऑर्डर हो चुके हैं, हमने सबसे पहले किया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि पहले तो आप सारी प्लास्टिक की कंपनियां हैं उनको रजिस्टर करिए अपने पास, सारी यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज को रजिस्टर करिए, सबको रजिस्टर एक प्लेटफॉर्म पे करिए और दोनों को कनेक्ट करिए। कि तीसरा आप इनसे पूछिए कि ये कितना प्लास्टिक लेके आ रही है। अब ये क्या कर रही थी, ये प्लास्टिक लेके आती थी कंपनियां और ये सर्टिफिकेट खरीद लेती थी रिसाइकलर से, जो कोई इंडिया में कहीं पे भी मौजूद है, जैसे कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई महाराष्ट्र में, सारे जाली सर्टिफिकेट इन्होंने बनाए हुए थे 4-5 साल से, और ये जाली सर्टिफिकेट लेके इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की हुई थी। अभी ये बहुत बड़ा केस महाराष्ट्र का है जहाँ पे 6 रिसाइकलर पकड़े गए जो जाली सर्टिफिकेट देते थे। इसमें करोड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले 6 साल में करोड़ों जितना प्लास्टिक लेके आए हैं वो सारा स्टेट ने पैसा खर्च किया है, लोगों ने पैसा खर्च किया है और सुलेमान जैसे लोगों ने उसका ये भुगता है। तो अब बात ये है कि आपने इन कंपनियों से पैसा लेना है, सरकार ने इन कंपनियों से पैसा लेना है। इन कंपनियों से क्यों पैसा लेना है, क्योंकि अगर प्लास्टिक को आप महंगा करेंगे तभी वो प्लास्टिक की जगह कोई और चीज यूज करेंगे। हमने 10 चीजें मैंने इनको बताई है जो प्लास्टिक की जगह यूज हो सकती है। एक चीज तो मैं वैसे दिखाता हूँ आपको, हमारे यहाँ पे वो होती है भांग के जो तने हैं, और हम भांग की कटाई करते हैं, वहां से खत्म करना चाहते हैं भांग। अब ये लोग क्या करते हैं कि उसको खत्म करके पेपर वगैरह बनाते हैं, प्लास्टिक भी बनता है उससे, जो उसके तने हैं उसको खत्म करने जाओ तो उसको निकालो और उसको नॉन नार्कोटिक यूज में डालो। ये एक और केस में कर रहा हूँ, वो अलग चल रहा है। प्रॉब्लम है कि आप भांग को नॉन नार्कोटिक यूज में यूज करें, और वो अभी शायद पॉलिसी बन रही है तो उसका भी हम कर रहे हैं। पर मेन आइडिया क्या है, जूट हो गया, भांग हो गई, ये और कोई गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, इसके पदार्थ बनते हैं। तो ये जो पदार्थ बनते हैं इनका, जैसे वहाँ पे पेपर बनता है, पेपर अभी आप पेड़ काट के बनाते हैं, तो आप अभी इससे बनाएं, घास से बनाएं। घास जो है हर साल 2 बार उगती है घास, तो इसको आप इससे बनाएं, आप पेड़ ना काटें। दूसरा, प्लास्टिक की जगह तभी, और ये जो कंपनियां जो ये चीज़ें बनानी है, ये कंपनियां क्यों नहीं बना पा रही है, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा महंगा है। प्लास्टिक को बनाना सस्ता है। प्लास्टिक को बनाना सस्ता क्यों है,
क्योंकि वो कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं। एनवायरनमेंट कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, सोसाइटी पे कर रही है और गवर्नमेंट पे कर रही है। तो हम बोल रहे हैं कि आप ये कॉस्ट रिकवर करिए प्लास्टिक की कंपनियों से। एक तो आपका ये प्लास्टिक का सारा साइकिल सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी कि जो प्लास्टिक लेके आ रहा है टिल द एंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट ही हैज टू बेयर द कॉस्ट ऑफ इट। ये कानून कहता है कि उसके अंतिम चरण तक, जब तक प्लास्टिक खत्म नहीं हो गया, उस तक की कॉस्ट जो प्लास्टिक लेके आ रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको बेयर करनी है वो कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये कॉस्ट अगर प्लास्टिक की कंपनी को लगेगी तो वो अपने आप ऑल्टरनेटिव ढूंढेगी। जो पेप्सी की बोतल कांच में मिलती थी वो फिर से कांच में मिलेगी। क्यों अभी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमने कॉस्ट वो लगाई नहीं है। ये कॉस्ट लगानी है, ये कॉस्ट से पैसा सरकार को आएगा। ये पहली चीज़ सोची थी मैंने, और ये हाई कोर्ट से हमने ऑर्डर लिए थे कि ये आप प्लीज़ इनको बोलिए कि EPR जो है इसको आप इंश्योर करिए। ये अभी भी हम लगे हुए हैं कि ये इंश्योर हो जाए। अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हम रोज़ मीटिंग करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में हर महीने मीटिंग होती है। वो भी इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रही है। बोला गया है कि हर महीने मीटिंग होगी और हम उसमें अब ये मुहिम चला रहे हैं कि ये सारी कंपनियां, हमारी सारी 3-4 हज़ार कंपनियां हैं जो हिमाचल में अभी प्लास्टिक लेके आती हैं। उनकी लायबिलिटी कम से कम करोड़ों में है पिछले 3-4 साल की। उनसे हमारे सारे प्लांट बन जाएंगे और सारे जो आप लोगों को मैन पावर जो बोल रहे हैं, मैन पावर सब लोग आपको एम्प्लॉय करें। उसको क्यों नहीं एम्प्लॉय कर रहे मैन पावर? इज्जत दे, उनको अच्छी सैलरी दे। और क्योंकि दे आर हेल्थ वर्कर्स, आई एम टेलिंग द गॉड दैट दे आर हेल्थ वर्कर्स। जो भी सफाई में लगा है उसको डॉक्टर नर्स जितना दर्जा मिलना चाहिए जो सफाइयाँ कर रहे हैं। तो और ये सबसे बड़ी बात है। और जब दर्जा दोगे, और बाहर के देशों में दर्जा दिया हुआ है, बाहर के देशों में भी ये दर्जा है, तो ये दर्जा दोगे तभी सफाई का काम जो है वो इज्जत से होगा। इज्जत की बात हर जगह बार बार आ रही है, डिग्निटी की बात बार बार आ रही है। देखिए आप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किया EPR, एम्फेसिस ऑन लोकल प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट विद इन द। हमने बोला कि रिसाइकलर जो होंगे हिमाचल के अंदर के होंगे। ये महाराष्ट्र जाके कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं बनाना। तो पहले तो 40 रिसाइकलर हमने हिमाचल के अंदर ढूंढे और फिर कोर्ट से डायरेक्शन ली कि सारे रिसाइकलर हिमाचल के अंदर के होंगे। और यहीं पे ULB को पैसा देगी ये कंपनी, पेप्सी, ITC, तंबाकू की कंपनियां, सारी कंपनियां, ठीक है। फिर क्वार्टरली रिपोर्टिंग बाय रिसाइकलर्स, ये हर 4 महीने में, हर 3 महीने में रिपोर्ट देंगे। कोलैबोरेशन विद अर्बन लोकल बॉडी और ग्राम पंचायत को पैसा पहुंचना चाहिए इन कंपनियों से। EPR कंप्लायंस रिपोर्टिंग थ्रू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी ड्यूटी है ये कि ये हमारा अकम्प्लिश हो। ठीक है, पैसे का सबसे बड़ा स्रोत तो ये है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये करवाइए। इस केस के बाद ये हो रहा है। ये सबसे हैरानी की बात है कि देश में और जगह भी ऐसा नहीं हो रहा, कहीं पे नहीं हो रहा इंडिया में ये चीज़, जो एक कानून के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी जगह 40 सर्टिफिकेट बन रहे। महाराष्ट्र इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी हाईकोर्ट है, वहाँ पे इतने बड़े वकील हैं, इतने बड़े NGO हैं, वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। पर हम बोल रहे हैं कि हिमाचल स्टार्ट करेगा इसको, क्योंकि हिमाचल की नदियाँ पूरे देश को पानी पिला रही हैं, जो हिमालयाज़ की नदियाँ हैं। ये हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला था कि आप बाकी देश में लगाएं ना लगाएं, हिमाचल के अंदर ये लगेगा ही लगेगा। ये हिमाचल के अंदर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हिमाचल सबसे इम्पोर्टेंट देश है। यहाँ की नदियों से सारी देश पानी पी रहा है। अब ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट जस्टिस, सो दिस इज ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट जस्टिस। मैंने बार ये डिसेंसी एंड डिग्निटी की बात की है, अब आपको समझ आई गई है। इज अ नॉन नेगोशिएबल फैसेट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आर फर्स्ट local self-governing bodies are the first people who are responsible for it। जो local bodies है, आप लोगों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्मॉल एरियाज में देखें कि ये इंश्योर हो। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट लॉ, द लॉ विल फर्स्ट बी ऑफ मोर फाइनेंस। अब ये मैं बोल इस सब एक बार मैं आपको बता दूं कि धर्मशाला में हमने 2 प्लांट लगाए हुए हैं, एक MRF प्लांट और एक बैंक। ठीक है, हाँ, बैठ का है वो डेली का डेली हमारा 2 से 2.5 टन जा रहा है कचरा। और बाकी जो हमारा 20 टन रोज का जो कचरा जाता है उसमें ना, उसको जैसे अभी प्लास्टिक पे आप बात कर रहे थे, तो हमारा 1.5 टन प्लास्टिक जो है वो हम कंपनीज को दे रहे हैं। जो हमारा बोतल वगैरह ये जो आती हैं, ये हम 16 से 17 रुपये किलो दे रहे हैं। पॉलीथीन हम 2 से 3 रुपये, और जो पैक जो आता है वो 20 से 22 रुपये। और जो बाकी ID जो दूध वगैरह के लिफाफे हैं वो हम 10 रुपये केजी दे रहे हैं उनको ना। और जो नहीं बिकता, जो ब्रेड वगैरह के जो होते हैं, वो हम सीमेंट कंपनी में भेज रहे हैं उसको।
तो ये हमारा बहुत बढ़िया जो प्लांट चले हुए हैं। और हमने जो वेट वेस्ट का उसमें हमने बायोगैस तैयार, हमारी बिजली तैयार होनी शुरू हो गई है। जितना भी हमारा वहाँ पे प्लांट बना हुआ है और जो IHSPP के मकान बनाए हैं, जो भी हमारा का वहाँ का प्रोजेक्ट है, उस बिजली से हमारा वो चल पड़ेगा वहाँ पे। हाँ जी। ये धर्मशाला का तो मैं भी आगे एग्जांपल हम देंगे। एनजीओ है जिन मैं वहाँ गया था धर्मशाला, तो वहाँ पे जो MRF है, वहाँ का मल्टीरियर रिकवरी फैसिलिटी बहुत अच्छी बनाई है। उसकी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, हम दिखाएंगे आपको। हम लीगेसी भी वो लगभग 45 टन जो है उसको खत्म कर चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 35 टन बची है। वहाँ पे काफी काम किया। हाँ, काम किया बिल्कुल 45 टन एनजीओ है, उनका स्पीकर मैंने बुलाया। अब हमने ये भी किया था इस केस में, हमने एक ये डायरेक्शन ली थी कि हिपा में आप लोगों से मिलेंगे। वैसे ही हमने एक डायरेक्शन ली थी कि जो भी एनजीओज हमारे हिमाचल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो गांव में काम कर रहे हैं, उनको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि गांव में क्या हालत है। आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हालत है। इसलिए मैंने ये हाईकोर्ट को बोला था कि आप काउंसलर्स और ये एनजीओज, इन सबको आप ऑन बोर्ड लेके चलेंगे, तभी हमारे को सोल्यूशन मिलेंगे। तो एनजीओज हमारे वेस्ट वॉरियर्स वो यहाँ पे आपको लेक्चर देने भी आएंगे, शायद 2 के बाद है आज ही या कल है। तो कल है उनका, तो वो आपको ये सारा चीज़ दिखाएंगे वेस्ट जो उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की है धर्मशाला में। तो वहाँ पे MRF है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अभी जो कंपनी है जो पैसा देती है EPR के अंडर, जो हमने बोला कि प्लास्टिक के पैसे वो देंगी, ये लोग पैसे देते हैं, इनको फैसिलिटीज़ को से भी खरीद सकते हैं सर्टिफिकेट की जो फैसिलिटीज़ रन कर रहे हैं। डायरेक्टली ULPs के पास भी जा सकते हैं, रिसाइकलर्स के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मेन आइडिया है कि ये कंपनियां पैसा देना शुरू करें, अभी तक पैसा नहीं दे रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सॉलिड वेस्ट में पैसा आएगा, इससे ही वर्कफोर्स बनेगी, इसी से ही प्लांट बनेंगे। ये पैसे का बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा स्रोत हमने बोला लेवी चार्जेस ऑन टूरिस्ट। अब ये जो चार्ज है ये एक्ट के अंदर, हम ये कोड नहीं बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्ट के अंदर 2016 में ही दिया गया था। एक्ट का 20 था, सेक्शन 20 में E है, सेक्शन 20E और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इट सेज दैट आप जो कोर्ट सजेस्टेड, ये मैं कोर्ट सजेस्टेड लिखा है, इट सजेस्टेड ऑन बेस्ड ऑन द रूल, ठीक है। रूल के ऊपर बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड लोकल बॉडीज टू लेवी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस ऑन टूरिस्ट एंटरिंग द स्टेट सिमिलर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी इम्पोज्ड टू बाय भूटान। तो इन्होंने भूटान का एग्जांपल जज साहब ने दिया था, पर हमारे एक्ट के अंदर क्या है कि जहाँ पे जैसे आप अटल टनल है, अटल टनल के पीछे जो जगह है वो इतनी प्यारी जगह है, स्पीति लाहौर इतनी बढ़िया जगह है। जब मैं पहले जाते थे, हम ऊपर से जाते थे रोहतांग से क्रॉस करके, तो वहाँ पे जाओ तो अलग दुनिया है वो। अब आपने टनल बना दी और टनल के बाद वो इतने लोग आगे बाहर से वो सीधे जाके वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। तो वो टनल जो जगह है वहाँ पे आपको लेवी करना है ये चार्ज, कि ये पहले तो उनको वहाँ पे रोक के बताना है कि यहाँ पे गंद नहीं फेंकना, और दूसरा कि आपका जो यहाँ पे आके आप अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं इतनी बढ़िया जगह में, स्पीति जैसी और लाहौर जैसी जगह में, वहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो जहाँ पे हाई फुटफॉल है, मनी महेश हो गया, खीर गंगा हो गया, जहाँ पे मंदिर हो गए थोड़े और, चिंतपूर्णी हो गया, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट फुटफॉल है, वहाँ पे आप चार्ज लेवी करें। ये हम ये सुलेमान केस में ही चल रहा है सब कुछ, ये आगे नहीं है, उसी केस के ऑर्डर है सारे। तो ये आपको देखना है कि ये सॉल्यूशंस आपको लाने हैं, ऐसे ही सॉल्यूशंस और आपको लाने हैं। आपको मेरे से ज़्यादा पता चलेगा, आप ग्राउंड पे हैं, आपने ऐसे सॉल्यूशंस लाने हैं। अब ये सॉल्यूशन जो था ये कानून के अंदर जो किताबों में लिखा है वो ही दे सकता हूँ मैं। तो ये सेक्शन 20 में लिखा था, तो ये हमारे को दिखा, तो हमने बोला कि ये करें लेवी टूरिस्ट के ऊपर ताकि पैसे आए, क्योंकि पैसा ही हो रहा था कोर्ट में भी कि भाई पैसे नहीं है, रोक नहीं है, ठीक है। यही डील कर रहे हैं हम पिछले 5-6 सालों से। तो इसमें बड़ा सोचा है हमने कि कैसे कैसे हो सकता है इसका सोल्यूशन। तो EPR सबसे बड़ा सोल्यूशन था, फिर लेवी ऑफ चार्जेस ऑन टूरिस्ट ये एक सोल्यूशन है। अब इसमें ये भी बोला कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनके जो एक्ट हैं उसमें अमेंडमेंट के लिए हमने हाई कोर्ट ने बोला गया, इसी केस में बोला कि अमेंडमेंट इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये जो लाइन विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो हमारे जो एक्ट है वो बहुत पुराने हैं, 1994 के एक्ट हैं। तो अगर इंप्लीमेंट करने हैं आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास लोग कौन होंगे, किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे इंप्लीमेंट होंगे, चार्जेस कैसे लेवी होंगे, ये सब जो चीज़ें थी, हमने कोर्ट ने बोला कि आप अपने एक्ट को अमेंड करिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के उस पर लाइए, मैं उसके अकॉर्डिंगली बनाइए।
तो एडिक्वेसी ऑफ म्युनिसिपल कॉल फॉर रिव्यू एंड एनहांसमेंट ऑफ वर्कफोर्स फॉर इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये मैं आपकी आवाज़ बार बार रख रहा हूँ कोर्ट में कि लोगों को स्टाफ की कमी है, आप प्लीज़ स्टाफ को ऐसा इतना रखिए कि ये रूल्स इन्फोर्स हो पाए, नहीं तो ये रूल्स इन्फोर्स नहीं हो पाएंगे तो लोगों के फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू लाइफ, ट्रेड, जैसे बताया जो मैंने आपको कहानी सुलेवाल की, वैसे वो इफेक्ट होती रहेगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो ये आपके कानून है ये भी रिफॉर्म हो और इसको भी अमेंडमेंट की जाए। तो अभी यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमारा बड़ा सहयोग दिया है इसमें, और साहब आपको बताएंगे इन्होंने ही अमेंडमेंट्स प्रपोज किया आगे। अभी जब तक अमेंडमेंट नहीं आती तब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो लगेंगे हर जगह, ठीक है। पर अमेंडमेंट लानी चाहिए ताकि वर्कफोर्स और जो आपका स्टाफ है और फंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको फंडिंग मिले, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टाफ मिले, समझ रहे हैं आप। तो ये और दूसरा एक चीज़ है रूल 4, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल 4 ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ये रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि जो बल्क जनरेटर्स हैं, अब बल्क जनरेटर्स हो गए जैसे होटल, जो शादियाँ हो रही हैं, जो टेम्पल्स और कोई और रिलीजियस these churches or anything else where more than 100 people are gathering, जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग गैदर होते हैं, या कोई बड़ी इंडस्ट्री जैसे होटल हो गया या इस तरीके की चीज़ें होगी जो बल्क जनरेटर्स हैं। टेम्पल्स भी बल्क जनरेटर्स माने जाते हैं, यहाँ पे बल्क में जनरेट होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूल 4 में दी गई हैं। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आपकी जगह के अंदर कोई अगर बल्क जनरेटर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो रूल 4 में दी गई है। तो रूल 4 में उसको एक तो इन्फॉर्म करना है कि अगर कोई जैसे कोई फंक्शन करता है, कोई शादी करता है, हमारे यहाँ कोर्ट ने ऑर्डर करवाया कोर्ट से हमने कि जहाँ पे कोई शादी करेगा तो ये नहीं कि शादी करी और उसके बाद सारे वो जो प्लेटें हैं वो आगे जंगल में फेंक दी साहब ने, है ना। तो ये बोला गया है कि जब भी कोई शादी करेगा तो एमसी को बताएगा, या कोई इवेंट करेगा तो वो एमसी को पहले बताएगा कि ऐसा इवेंट है, 100 लोगों से ज़्यादा गैदर हो रहे हैं। तो एमसी यहाँ पे गाड़ी भेज देती है, वहाँ पे जो सेपरेट कंपार्टमेंट होते हैं वो चार्ज उसका वो देते हैं। यहाँ पे तो कोर्ट ने बोला था कि आप जो भी इवेंट करने से पहले 10,000 रुपये डिपॉजिट कराइए पहले एमसी में, उसके बाद आप इवेंट कराइए कि, और उसके बाद जितना खर्चा होगा एमसी का वो करेगी, जितना बच जाएगा वो वापस दे देगी आपको। तो ये कोर्ट ने सजेस्ट किया था, एमसी ने हमारे को वापस सजेस्ट किया कि हम अपनी गाड़ी भेज दिया करेंगे और उसके हिसाब से हम अपने आप पैसे ले लेंगे। तो चलो वो कर लो, पर यह है कि ये होना चाहिए। ये शिमला एमसी ने कहा, शिमला एमसी ने कहा सब पे नहीं, आप अपने सिस्टम बनाइए, आप अपना सिस्टम बनाइए रूल 4 को देख के, जो रूल 4 है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का, उसको देख के आपने अपने बायलॉज में लाइए, अमेंडमेंट करिए, बायलॉज में लाइए। आप बताइए कि कैसे आप इसको करेंगे, आपने जैसा करना है, आपको अच्छा लगता है वैसा आप करिए, ये तो आपका प्रेरोगेटिव है, आप कह सकता है। पर यह है कि ये रूल 4 जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ म्युनिसिपल स्टाफ के लिए आपने खुद देने हैं सोल्यूशन हमारे को। अब आपने इतने सोल्यूशन हम दे रहे हैं, अब आपने सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप कैसे चाहेंगे। आप लिखिए, आप बोलिए कि हमारी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में होटल है और ये इतने लोग रहते हैं और यहाँ हॉटस्पॉट है और हमारे पास 4 लोग ही हैं सिर्फ, और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर एक है, वो आता ही नहीं है कभी, ये लिख के दिए मेरे को दीजिए, मैं देता हूँ हाई कोर्ट में कि ऑर्डर लेते हैं। पर यह है कि आप इसमें अपने आप लिखिए, अपने आप सोल्यूशन ऑफर करिए कि और प्रॉब्लम बताइए हमारे को कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरीज डायरेक्शन, अब चीफ सेक्रेटरीज को बड़ी डायरेक्शन दे दी है कोर्ट ने, इमीडिएट लैंड अवेलेबिलिटी फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरीज आपको बोला कि आप लैंड अवेलेबल कराइए, यही अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल 11 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की, कि लैंड अवेलेबल कराना होता है उन्होंने। तो ये लैंड अवेलेबल कराइए, अमेंड करिए म्युनिसिपल लॉज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, कोर्सेज फॉर काउंसलर्स, ये हम जैसे जो कर रहे हैं अभी, ये हम आईईसी एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक स्टेप है कि हम इसको अचीव कर पाए। तो आप लोगों ने ये आगे जाके करना है, आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आएंगी, ये सारा रिकॉर्ड होगी और ये आप रखना अपने पास, ये इसको देखना और यही फैलाना आगे कि क्या लॉ है, क्या कानून है और क्यों हमारे को ये सब करना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, रैशनलाइजिंग यूजर चार्जेस टू कवर वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट। सो नाउ जो पैसा लग रहा है इन एक्टिविटीज़ में उसको रैशनलाइज करके हम आपको ही बता दें कि कितना पैसा चाहिए इसको करने में। हमने आपको ईपीआर का सोल्यूशन बताया, कंपनियों से पैसा लीजिए, जितना पैसा लग रहा है उतना ही कंपनी पैसा देगी जो प्लास्टिक यूज़ कर रही है। फिर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो इतना गंद फैला रहे हैं, कई एरिया में इतने टूरिस्ट हैं कि वहाँ की लोकल बॉडी नहीं देख पाती, तो उन पे चार्जेस लगाइए
तो पहले पता होना चाहिए पर आपको कि कितने चार्जेस लगाने हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे हैंडल करना है वेस्ट, तो फिर आपको चार्ज का नहीं पता कि कितना चार्ज लगाना है। कोई किसी को लगेगा 50 रुपये ज़्यादा है, किसी को लगेगा बहुत कम है। पर आपका जो पैसा जो आपने लगाना है वो होना चाहिए कि कितना लगना है पैसा, कितना मैन पावर चाहिए और क्या फंडिंग। तो ये दिस इज अ रेकी विच यू हैड, जो आपको करनी है। या आप लोगों से आएगा कि आपको कितना पैसा आपके ग्राउंड पे लग रहा है, कितनी मैन पावर चाहिए, ये सब आपने देखना है। इसका सोल्यूशन आपने अपनी वार्ड कमिटीज में रेज करना है। अपने छोटे छोटे पॉकेट एरियाज का आप लोग जो अपने एरिया का ही बताइए कि वहाँ पे आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए वो हमारे को बताइए, हम करेंगे। हाई कोर्ट से करवाएंगे अगर आपके वहाँ पे नहीं करते लोग, ठीक है। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर हिली एरियाज। अब ये हिली एरियाज जो है उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन दी गई है रूल्स के अंडर ही। अवॉइड लैंडफिल कंस्ट्रक्शन ऑन हिल्स, उसमें बोला गया कि हिल्स के ऊपर नहीं करें। इसके लिए हमने बड़े सोल्यूशंस दिए हैं कि अब कैसे वेस्ट लैंड हम चूज़ करेंगे फॉरेस्ट में। उसके लिए अभी आएगा कि हमारे को कैसे लैंड मिले, उसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो वो भी है। प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज वेस्ट प्रोसेसिंग। अब ये आप समझिए बात कि जहाँ पे अगर सेंट्रलाइज एरिया जो होते हैं ना, बड़ी साइट बन जाती है। अब आपने जैसे नालागढ़, टोमानो और बद्दी की एक साइड बना दी उसके घर के सामने। अब आपको बनानी कि नालागढ़ में अपनी साइड को, ठीक है, ताकि छोटी छोटी जगह में मैनेज हो जाता है, छोटी छोटी जगह में मैनेज हो जाता है। बड़ा हो गया साइट तो कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। मैंने आपको आज़ादपुर का एग्जांपल दिया, दिल्ली का एक भल्लापुरम है साउथ इंडिया का एग्जांपल। भल्लापुरम में आग जलती रही, वो आग ही नहीं बुझा पाया कोई। पूरा देश न्यूज़ में देखता रह गया कि ये आग जल रही है, लोग मर रहे हैं, मीथेन गैस निकलती है जब आग जलती है लैंडफिल साइट पे, लोग मरते हैं जो आसपास रह रहे हैं उससे, या उनके बच्चे जो है डिफॉर्म पैदा होते हैं। ये जो है टिकिंग टाइम बॉम्ब्स होती हैं लैंडफिल साइट्स जो सेंट्रलाइज्ड होती है, और कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट को बिठा दीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे को शुरू से ही डिसेंट्रलाइज्ड वे में करना पड़ेगा काम। हर छोटी जगह के लिए एक मटीरियल MRF होना चाहिए। जैसा मैडम ने अभी बताया कि धर्मशाला में उन्होंने MRF बनाया। MRF का मतलब है मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी इतनी सी जगह भी हो सकती है, जैसे इतना बड़ा ये हॉल है जहाँ पे थोड़े से 1000 लोगों का घर डेली आता है और सेग्रीगेट होता है। फिर वहाँ से सिर्फ सेग्रीगेशन होती है, वहाँ पे कोई मशीनें नहीं लगेगी, वहाँ पे बस अलग अलग कर रहे हैं। और जो रिसाइकल हो सकता है वो रिसाइकलर के पास भेज देते हैं वहाँ से, और जो जलने वाला होता है वो सीमेंट प्लांट में भेज देते हैं, ठीक है। सीमेंट प्लांट में 4000 सेंटीग्रेड की आग जल रही है, उसमें जाके सब जल जाता है, तो आधा वहाँ चला जाता है। तो पर ये है ना कि एक सिस्टम बन गया कि यहाँ से इकट्ठा होगा, सेग्रीगेट होगा, जाएगा, ठीक है। घरों से अगर सेग्रीगेटेड मिल जाए हमें, जो अगला स्टेप होगा जो हम इवेंचुअली कर पाए, जब हमारी फैसिलिटीज़ बन जाएंगी तब हम घरों पे। चंडीगढ़ में क्या होता है, चंडीगढ़ में भी चला लोगे, चंडीगढ़ में कहते हैं कि अगर आप सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं दोगे तो वहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर साथ में आता है कॉलोनी में, 500 रुपये का चालान करता है और गंद नहीं उठाता घर से, और 500 रुपये का चालान भी दे के जाता है अगर अलग अलग कूड़ा आपने नहीं दिया। ये मैं अभी देख के आया हूँ सारा वहाँ पे सिस्टम, तो वहाँ 500 रुपये का चालान है। पर हम यहाँ पे अभी वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी आपका फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी आप जाके सीधे किसी सुलेमान के घर जाके फेंक देंगे इकट्ठा करके, तो लोगों से अलग अलग लेके क्या करोगे। तो पहले आप फैसिलिटी बनाइए, फिर हम ये लोगों पे ये भी हम चित्तौड़गढ़ भेज रहे हैं उसको ना, डेली के डेली 20 टन चित्तौड़गढ़ फैसिलिटी है जैसे धर्मशाला में है, वहाँ पे हम ये सीधे लगा सकते हैं जो चंडीगढ़ वाला सिस्टम है कि आप सैनिटरी इंस्पेक्टर साथ में जाएगा, आप लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर के भी ऊपर है, आपने वॉच रखनी है उस पर, ये सब सुपरवाइज करना है। और आप कि सैनिटरी इंस्पेक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा। मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये जो 6 सैनिटरी इंस्पेक्टर शिमला में है 34 वार्ड में, ये 34 वार्ड में जाते कब है, कब मैं तो आज तक देखा कि ये एक सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे मोहल्ले में आया हो। तो आपने देखना है कि आपके मोहल्ले में आया है कि नहीं सैनिटरी इंस्पेक्टर, वहाँ पे आपने चक्कर मारना है और देखना है कि यहाँ पे हॉटस्पॉट है, ये इसको कौन देख रहा है, ठीक है। और हाँ, ये स्पेसिफिक कंसिडरेशन हिली एरियाज में आप प्रश्न है आपका कोई सर? इसमें जो सेग्रीगेशन वाली बात अभी, और जब हम कूड़ा लेके नहीं जाते हैं तो उनका फोन काउंसलर को ही आता है कि आज स्वच्छता कर्मी जो है कूड़ा लेके नहीं गया। मैंने सभी स्वच्छता कर्मी को डायरेक्शन दिया है कि अगर कूड़ा सेग्रीगेट नहीं है वही छोड़ के आना है, और मुझे ही कॉल आएगी। तो उसको फिर मैंने तुरंत भेजा और मैंने उसको बोला कि आप मेरी बात डायरेक्ट जो है उनसे करवाइएगा। जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको बोला अगर आप सेग्रीगेट खुद अब करके देते हैं तो ही हम कूड़ा लेके जाएंगे, अन्यथा कूड़ा यहीं पड़ा रहेगा। तो उससे मतलब वो भी एक हाई प्रोफाइल फैमिली थी। तो उसके बाद जो था ये मैसेज जो है प्रत्येक सफाई कर्मचारी के पास मैंने भेजा है कि सेग्रीगेट अगर कूड़ा नहीं है आप छोड़ के आ जाओ, मुझे ही कॉल आएगी। तो मैं वो बोलते हैं कि मैडम को फोन करेंगे। तो ये मतलब मेरे वार्ड में ये भी ये ध्यान रखना कि ये ना हो
कि आप वहाँ छोड़ के आ जाए और उन्होंने जंगल में फेंक दिया। नहीं, जंगल का चंडीगढ़ में क्या करते हैं, चंडीगढ़ में छोड़ के भी आते हैं पर साथ में चालान भी करते हैं और नोट भी करते हैं कि इसने सेग्रीगेटेड नहीं दिया था। अब वहाँ ये भी करना है कि लोगों को अवसर महसूस होती है कि कूड़ा कहाँ जा रहा है, हर कोई पूछता है कि डस्टबिन है नहीं, कि कूड़ा कहाँ लेके जा रहे हैं, कूड़ा कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि स्वच्छता कर्मी जो है वो डायरेक्ट बात करवाएगा, जो भी कूड़ा वहाँ पे रखा होता है उन्होंने किसी सेग्रीगेट, क्योंकि वो हमें बार बार शिकायत करते हैं कि कूड़ा नहीं लेके गया, तो बोला यही गया है उनको कि जब तक बात नहीं होगी आप वहीं खड़े रहिएगा। तो ये वाला भी बहुत बढ़िया, इसको धीरे धीरे करके फैसिलिटीज बन जाए, MRF बन जाए। हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ लगे हुए हैं कि हर पंचायत एरिया में ये बने, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बने, या ये इसको स्वच्छता घर भी कहते हैं, ये बने थोड़े थोड़े जगहों पे जहाँ पे लोगों को भी दिखे कि प्रधानों को लेके जाने का भी हमारा है। अभी हम सारे प्रधानों के साथ भी जो आपके साथ कर रहे हैं वो करेंगे, उनको दिखाएंगे कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होती कैसी है, यहाँ पे गन सेग्रीगेटेड क्यों चाहिए, हमें सेग्रीगेटेड क्यों चाहिए, अलग अलग क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपका मिल के आता है गन सारा मिला हुआ आता है तो मशीनों में जब जाता है मशीनें खराब हो जाती है, सारी मशीनें खराब पड़ी है। ये केंदुआ, ये बद्दी की जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई वो ऐसे क्यों थी, क्योंकि वहाँ की मशीनें खराब हो गई थी, क्योंकि सारा गन उन्होंने डाला मशीनों में, फंस जाती है, खराब हो जाती है, कुछ नहीं हो पाता। पर इसके लिए ना लोगों में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ड्राई और वेट में कौन कौन सा मटेरियल आता है। मेरी वार्ड में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि लोग बोले हम तो अलग अलग रखे हैं, सूखा भी और गीला भी। मैंने बोला तो फिर क्यों नहीं लेके गया, बोलते पता नहीं। उसने मुझे फोटो भेजी सफाई कर्मचारी ने, तो उसमें अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, तो लेडी बोलती है देखो बिल्कुल भी पानी नहीं है, गिल्ला बिल्कुल भी। मैंने बोला ये जो अंडे का छिलका है, प्याज का छिलका है, लहसुन का छिलका है, ये भी वेट वेस्ट में आएगा। तो इसलिए ये जो है पब्लिक को इस चीज़ के लिए अवेयर करना बड़ा जरूरी है। तो आपने ये आप देखो ये एक अलग दूसरा काम हो गया कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी लिविंग जीवित चीज से जो आया है वो सारा गिल्ला है, ठीक है। चाहे मतलब ये नहीं कि वो उसमें एक्चुअली गिल्ला है, वो गिल्ला मतलब है जो ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक है जो मतलब कभी जिंदा रहा है या बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब केले का छिलका जैसे हो गया, अंडे, ये सब खाना पीना की चीज, जीवित चीज, जो भी नकली चीज है ना, जो भी नकली चीज है इंसान के द्वारा बनाई गई चीज है, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो भी नकली चीज है जो आर्टिफिशियल होती है ना, जो मैन मेड, जो आदमी द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें वो वेट वेस्ट है, जो आदमी के द्वारा बनाई गई चीजें वो है तो आप लोगों को ये भी पता है ना कि वो इकट्ठा कर देते हैं सब कुछ, यहाँ से सेग्रीगेटेड ले जाते हैं फिर इकट्ठा करके फेंक देते हैं, तब भी लोग नहीं इतना शौक रखते इसका कि हम अलग देंगे। और ये अगर एक बार इनको फैसिलिटी पूरी दिख जाए ना, जैसे धर्मशाला में उन्होंने कर दिया है, एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है जहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है कि अलग अलग वेस्ट का कुछ हो रहा है, कि एक अलग जा रहा है रिसाइकलर के पास, ये वाला जा रहा है कंपोस्ट में, और ये जा रहा है जो कुछ भी नहीं हो सकता वो जा रहा है सीमेंट प्लांट। ये तीन चीजें होती हैं वेस्ट के साथ, या वो सीमेंट प्लांट में जलता है, अगर रिसाइकल हो सके, जब बॉटल्स जो है वो रिसाइकल हो जाती है तो बॉटल उठाने में सब खुश रहते हैं, बॉटल्स आपकी उठ जाती है, और जो गीला वेस्ट है वो उसकी खाद बन जाती है, तो उसको खाद बनाए। तो ये चीज़ है, पर अगर मिक्स होकर आ गया तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना खाद बनेगी, ना रिसाइकल होगा, और जल भी नहीं सकता, सीमेंट प्लांट भी नहीं लेता उसको, तो वो हमेशा पड़ा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कट्ठा वेस्ट है उसका कभी कुछ नहीं होगा, सालों साल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये बात समझाने की जरूरत है सबको, और खुद भी समझने की जरूरत है। आगे तो मैंडेट फॉर क्लीन अप हॉट, ये डायरेक्शंस थोड़ी दिए, ये आप लोगों ने इसमें मदद करनी है हाईकोर्ट की और बाकी लोगों की, कि एक हॉटस्पॉट अपने जगह पे देखने हैं, हॉटस्पॉट नहीं होने चाहिए, अब दिखना नहीं चाहिए कूड़ा, जो विजिबल पोल्यूशन है ना उसको सफाई, हमारी इज्जत जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है। बाहर के देशों में भी टूरिस्ट स्पॉट है हिमाचल, लोगों को लगता है कि हम जो है सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं, हम जो है बारबरिक, पिछड़े हुए और गंदे, फिल्दी, ये वर्ड यूज होता है सबके लिए। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, जाएंगे, बोलेंगे कि क्या करोगे पैसे का जब आपकी इज्जत ही नहीं होगी। बाहर जाके लोगों इंडियंस को गंदा मानते हैं आपको, और इतने स्वच्छ होते थे पहले सारे लोग, ये सब अभी हुआ है, प्लास्टिक पहले था ही नहीं, 1950 से पहले कुछ था ही नहीं गंद। ये अभी की जनरेशन जो है हमारी, यही इसी को गंदा माना जाता है। पहली बार इंडिया की बड़ी बदनामी है, हिमाचल की बड़ी बदनामी है, यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, वो खुद भी गंद फेंकते हैं, और जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो तो हमारे को गंदा ही मानते हैं। तो ये चीज़ है कि दिखना नहीं चाहिए,
हॉटस्पॉट जो है दिखने नहीं चाहिए, बस गंद कहीं दिखना नहीं चाहिए, और दिखे तो उसका आप कुछ सोल्यूशन करिए, जो जिसकी गलती है उस पर फाइन लगाइए, जिसका जो भी चाहिए आपको मैन पावर चाहिए वो मांगिए, पर उसको साफ करवाइए, ठीक है। फिर मॉडलिंग शिमला फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। अब शिमला के लिए हमने इतने ऑर्डर ले लिए थे कि शिमला एमसी में हम रहते हैं और जज भी यहाँ रहते हैं, और इतनी वॉच थी शिमला एमसी के ऊपर, आप लोगों में इतनी वॉच नहीं है, पर जो शिमला एमसी है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉच है। तो सारा कदम जो शिमला एमसी लेती है वो जज भी देख रहे होते हैं, हम जैसे वकील भी यही हैं, हाईकोर्ट के सारे ये हाईकोर्ट यही है, तो उन्होंने एक्शन प्लान बना के हमारे को दिया था, क्योंकि उनको हमने बहुत ही पुश किया और कि आपके टॉयलेट साफ नहीं है, आपका ये वो नहीं है, तो एक पूरा एक्शन प्लान बनाया है हमने शिमला एमसी के लिए। वो एक्शन प्लान भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसको करिए आप रेप्लिकेट अपनी अपनी जगह पे। उसमें बड़े अच्छे अच्छे सुझाव हैं कि अपने टाउन को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो आप लोग जब आगे बनेंगे मेयर और आगे सीएम बनेंगे तो आप भी ये सुझाव रखिए अपने दिमाग में और अपने आप आगे बढ़ाइए इस बात को, है ना। Waste management action plan, this should be shared with everybody and please look into it. Strengthening of municipal capabilities, ये हम ये तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बोल रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी बोल रहे हैं कि आप लोगों की क्षमता बढ़ाई जाए। ये हम कर रहे हैं आपके लिए काम, आप हमारी मदद करिए इसमें, आपको जो चाहिए आप बताइए, हाई कोर्ट में हम और दिखाएंगे कि ये चाहिए, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इंसेंटिवाइजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन विद एनजीओज। नाउ अब हमने इस केस में एनजीओज को, 2 एनजीओज को जोड़ा, वेस्ट वॉरियर्स को जो धर्मशाला में जिन्होंने अच्छा काम किया, और एक हीलिंग हिमालयस करके उनको भी जोड़ा। उनको मैंने हाईकोर्ट में बुलाया, उनको बोला कि आप भी अपने सुझाव दीजिए, तो उन्होंने अपने बड़े सुझाव दिए, क्योंकि उन्हें ग्राउंड में काम किया है, वो लोग अपने आप ही लगे हुए हैं, उनको पैसा दे रही है कंपनियां CSR के अंडर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये कंपनियां जो हैं ये एनजीओज को पैसा देती है काम करने के लिए। तो एनजीओज में काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं। अब आप यहाँ पे मिलेंगे, 1-2 लड़कियाँ आएंगी यहाँ पे, देंगी, वो हमारे काफ़ी छोटी लड़कियाँ हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो अपना लेक्चर देंगी यहाँ पे। तो उनसे सोल्यूशन हमने लिए कि आपको क्या क्या मदद चाहिए, आप हमारे को सोल्यूशन बताइए, ठीक है। आप लोग भी अपने उधर देखिए जो एनजीओज हैं और वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ आप काम करिए, उनके साथ आप क्लीनिंग ड्राइव्स करिए, ठीक है। लोगों को इन्वॉल्व करिए कि हम आज ये नदी साफ करने जा रहे हैं, आप कौन इंटरेस्टेड है, आप आइए। तो वहाँ बहुत लोग आएंगे जो आपको, जो एनजीओ से नहीं भी जुड़े हुए, जो लोग जो सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, वो आपके साथ जुड़ेंगे। यह आपका कम्युनिटी एक्सरसाइज भी होगी कि आप लोग कुछ कर रहे हो, दिखेगा भी लोगों को, चाहे आप चलान नहीं करना चाहते हो, मैं समझता हूँ, पर आप ये काम करिए, आप ये तो करिए कि पॉजिटिव काम करिए, जहाँ पे आप लोगों को बुला रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, स्कूलों को बुला रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे इतना ज्ञान यहाँ पे जो है ये दीजिएगा, ये बांटिएगा थोड़ा, ये जिनको चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ वेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप ये बांटिएगा और इसको क्लीनिंग ड्राइव्स करिएगा, नदी नालों को साफ करने की ड्राइव करिएगा। अगर वहाँ पे कोई कहानी है देवता की उस नाले और बॉडी के साथ जुड़ी हुई, उसको बताइए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब राजस्थान में एक आदमी ने बॉडी पे काम किया, पानी के स्रोत पे काम किया, वो आदमी बड़ा धार्मिक था, उसको कहानियाँ पता थी वहाँ की, और वो कहानियाँ ही सुनाता था कि यहाँ पे कैसे पूजा होती थी इस बॉडी की, और जब इन्होंने बंद की पूजा तो यहाँ पे ऐसा पानी की कमी हो गई। तो कितनी अच्छी कहानी है कि इसको सेक्रेट, इतना दर्जा देना है पानी की बॉडी को कि वो सेक्रेट मानी जाए, लोग उसकी पूजा करें, वहाँ घर में ना फेंकें। ये चीज़ है, ये आपने फैलानी है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरसाइट डायरेक्टिव्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स टू सबमिट एक्शन रिपोर्ट्स एंड कंप्लायंसेस, ये हो रहा है। हम सुलेमान के केस में अब सारे डिपार्टमेंट कंप्लायंस दे रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये सारे, इनसे हर महीने लगा होता है डिपार्टमेंट्स ये सारे कंप्लायंस देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या चल रहा है इसमें। अब आप लोग भी हमारी मदद करिए, ठीक है। एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन, एनकरेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस विद पेनल्टीज फॉर, ये मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। अब 18 जुलाई का ऑर्डर है, ये पिछला था 23 मार्च का ऑर्डर। तो अब 18 जुलाई को ऑर्डर हुआ कि टुगेदर वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट, लीगल अथॉरिटी, एनजीओज एंड कम्युनिटीज टू कोलैबोरेटली एड्रेस प्रेसिंग एनवायरमेंट चैलेंजेस। तो इसमें एनजीओज आए और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स आए, तो इनको इकट्ठा मिला के हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने हमारे को बोला, पोल्यूशन ये एमसी ने, कि हमारे पास क्योंकि लोग नहीं है, तो हमने एक सोल्यूशन ये भी दिया कि आप अब जो फॉरेस्ट में जो गंद गिरा है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड एमसी की मदद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं। ये सोल्यूशन दिया हमने लोगों को, लोग जाके आपके मैन पावर आए, तो उसके लिए हमने बोला कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बने। स्पेशल टास्क फोर्स में फॉरेस्ट के बंदे भी होंगे, एनजीओज भी होंगे, वॉलंटियर्स भी होंगे, और कोई डिपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व है उस जगह पे, जैसे जंगल में तो फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, कोई आपकी जगह पे कोई और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो उसके पर्सनल्स भी इन्वॉल्व हो स्पेशल टास्क फोर्स पे। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी,
कोर्ट ने अपनी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोगों को भी बोला कि वो भी मदद करेंगे हॉटस्पॉट्स साफ करने में। तो अब स्पेशल टास्क फोर्स आप डिमांड कर सकते हैं कि हमारे जगह पे हॉटस्पॉट है, हमारे को या जंगल है ये, और हमारे को फॉरेस्ट गार्ड हमारी मदद करे यहाँ पे सफाई करने में, क्योंकि फॉरेस्ट बोलता है हमारा एरिया है तो साफ भी करे। तो साफ सफाई आपके साथ अब स्पेशल टास्क फोर्स की ऑर्डर हो चुका है हाई कोर्ट से कि ये बनानी है, और ये बना भी दी है सरकार ने, और इसकी मदद लेके आप सफाइयाँ करें, ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स, इस पे और डिटेल्स चाहिए होंगे आपको मैं बताऊंगा कि पर ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स विल फोकस ऑन क्लीनिंग एनवायरमेंटल हॉटस्पॉट्स लाइक हिल साइड स्ट्रीम्स एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द मैटर। तो आपने ये अभी आपके मैन पावर की कंप्लेंट की वजह से ये डायरेक्शन दी है हमने, ठीक है। तो आप इनका मदद लीजिए स्पेशल टास्क फोर्स की। फिर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, सेक्रेटरी ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है जगह की, उसको हमने लायबल बनाया है कि दे विल मॉनिटर द कोऑर्डिनेशन, जो आप ये डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन होनी है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और एमसी की स्पेशल टास्क फोर्स में, वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो देखेगी कि ये ढंग से कोऑर्डिनेट करे और रिपोर्ट सबमिट करे क्वार्टरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को। सो ये डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उनको भी इन्वॉल्व किया है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व किया है, और आप लोग सबको इन्वॉल्व किया है, और स्पेशल टास्क फोर्स दी है आप लोगों के एरिया को साफ करने के लिए। तो ये सारी अथॉरिटीज को बोला है डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करिए अपनी अपनी छोटी छोटी जगह पर। उनको गई है डायरेक्शंस, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से गई है, बना करते आप बताइए हमारे स्पेशल टास्क फोर्स का हम सभी वेलबीज को इंडिविजुअल लेटर भी लिखेंगे, क्योंकि पूरा जो ऑर्डर है कई बार नहीं करते, तो जो एसटीएफ का ये मदद से भी ये अभी पिछले महीने ऑर्डर करवाया है। नहीं, ये सभी मेंबर्स हैं उसमें, और जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के होते हैं उनके इसमें ये सर हाँ दे विल आल्सो पार्टिसिपेट। हेड तो क्या करना है, सारे पार्टिसिपेट इकट्ठे कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। फॉरेस्ट में काफी ऐसे डंपिंग साइट्स बना देते हैं लोग खुद ही, तो पता नहीं चलता कि फॉरेस्ट वाले मिलकर करें। तो ये आपके मैन पावर का पॉइंट सोच सोच के इतना परेशान हो गए थे हम कि ये सोल्यूशन निकला अपने दिमाग से कि ये फॉरेस्ट है, इसमें फॉरेस्ट की जगह है, ये क्यों नहीं हेल्प कर रहे। तो आपने सोल्यूशन ढूंढने, और ये अभी सोल्यूशन जो हमने ढूंढ लिए इसका आपने अगर इसको ट्रिगर नहीं किया, आपने इसका यूज़ नहीं किया, तो फिर ये कागजों में ही रह जाएगा। तो आपने ऐसा सिस्टम बना देना है कि अभी हाई कोर्ट ने आपको आपके फेवर का ऑर्डर दिया है, आपने इसको इम्प्लीमेंट कराना है। आपने ये स्पेशल टास्क फोर्स को लगाना है काम पे। आपके पास फॉरेस्ट के और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मैन पावर है, ये दो मैन पावर जो है ये है। फॉरेस्ट गार्ड आएंगे आपकी मदद करने, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोग आएंगे, एनजीओज और वॉलंटियर्स तो आएंगे ही आएंगे, वो अपने आप पहले से आ जाएंगे, पर ये दो लोगों को लाना है आपने अपने काम कराने में। थोड़ा थोड़ा काम करवाइए, फिर एक सिस्टम बना दीजिए ताकि ये सिर्फ कागजों में ना रह जाए। और अगर नहीं मना करते तो हम बताइए, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के उल्लंघन होगा फिर, ठीक है। सर, ये फॉरेस्ट और पुलिस वाले ही ना इसमें शामिल होकर जो भी कार्यालय हैं जिस क्षेत्र उसको साफ रखने में। फॉरेस्ट को तो बोल दिया हमने, पुलिस नहीं सर, और भी जो है प्रशासनिक, सभी अपने जो भी बड़े कार्यालय हैं वो सारे इसमें है 4-5 कार्यालय खुले हैं इसमें स्पेशल टास्क फोर्स। वही ठीक, और सारे कार्यालय। और ऑर्डर लिया है कोर्ट से कि ये जो ट्रैकिंग रूट्स हैं, जैसे खीरगंगा है, मनी महेश है, त्रिउंड है, ये 10 ट्रैकिंग रूट्स को मेंशन किया था हमने जहाँ पे हाई फुटफॉल है। तो अब क्या होता है कि जैसे आप ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जाते हैं, वहाँ पे चेक पॉइंट होता है कि अंदर गन नहीं फेंकना, तो उसके लिए एक चेक पॉइंट बनाया होता है। तो हम चाहते हैं, हमने बोला कि ये जो ट्रैकिंग रूट्स हैं, तो ये ट्रैकिंग रूट्स पे भी चेक पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अब ये ट्रैकिंग रूट्स बड़ी पॉपुलर हाई फुटफॉल ट्रैकिंग रूट्स हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी मेडोज में अगर कोई आप पे से ट्रैकिंग करता है, तो वो इतनी अच्छी जगह है 3000-4000 मीटर के ऊपर, वहाँ घास होती है, सिर्फ मेडोज होती हैं, वहाँ जाके गन फेंकने लग गए हैं लोग, ग्लेशियर्स पे गन फेंकने लग गए हैं लोग। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये साफ रहनी चाहिए। वहाँ पे लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, और स्पिरिचुअल बोर्ड ऑफ द गॉड्स वी आर सेइंग दैट हिमालयस इज, सो इफ इट इज सो देन इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम मेडोज को प्रोटेक्ट करें, ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करें। 3000 मीटर के ऊपर गन ले जाके फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतनी प्रिस्टीन जगह है, चंद्रताल हो गया,
खीर गंगा से ऊपर की जगह होगी, फिर ये बाबा पास हो गया। इतनी अच्छी ट्रैकिंग रूट्स हैं हमारी। अगर आप देखेंगे हिमालयस में यही तो सबसे बड़ा गोल्ड है, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और इतनी अच्छी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिया है कि ये ट्रैकिंग रूट्स में जो हमने अभी 10 मार्क की हैं, जिसमें से मनी महेश, खीर गंगा, त्रिउंड, ये और भी 6-7 हैं ऑर्डर के अंदर लिखी हैं। तो इसमें वैसी ही प्रोटेक्शन होगी जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन है। एक चेक पोस्ट लगेगी, चेक पोस्ट में लोग पहले तो बताएंगे टूरिस्ट को कि यहाँ पे अंदर जाके आपने बॉटल नहीं फेंक देनी है, और यार दारू की बॉटल लेके जा रहे हो वही फेंक देते हैं लोग, फिर कप फेंक देते हैं वहाँ पे, फिर पेप्सी वेप्सी की बॉटल फेंक देते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर जाके पार्टी करते हैं तो वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो उस पर हमने 2-3 उस पर सोल्यूशंस भी निकाले हैं कि जैसे जो 4 धाम यात्रा है वहाँ पे लोग वो स्टैम्प लगा के, बारकोड लगा के भेजते हैं कि जो ऊपर जाएगी बॉटल, जो लेके जा रहा है उसका नाम बॉटल के साथ, जो प्लास्टिक लेके जा रहा है या कोई और बॉटल लेके जा रहा है उसके साथ नोटेड है कि ये इतनी बॉटल लेके गया था, और उसको वापस आके डिपॉजिट करनी पड़ती है और पैसे भी लेते हैं शुरू में, तो वो करना पड़ता है। ये 4 धाम में करना पड़ा क्योंकि इतना फुटफॉल हो गया, सब खराब हो गया था वहाँ। ये हमारे को अभी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये डिपॉजिट, अब ये ट्रैकिंग रूट्स को हम चाहते हैं कि एक तो वहाँ पे एक्टिविटी हो, ये वाली एजुकेशनल एक्टिविटी, सेकंड अकाउंट ऑफ प्लास्टिक व्हिच इज गोइंग अप द ट्रैकिंग रूट्स, दीस प्लेसेस आर सेक्रेड आल्सो, सो दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। तो आपकी जगह में कोई ट्रैकिंग रूट है, आपने वहाँ पे यही मांगना है कि वहाँ पे चेक पोस्ट हो और वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वहाँ पे गंद ना फैले। अगर आपकी जगह पे त्रिउंड है, जैसे वहाँ पे वेस्ट वाली, मैं जब धर्मशाला गया था वहाँ ऊपर हम गए थे, वहाँ फॉरेस्ट का एक रहने की जगह है ऊपर त्रिउंड में, वहाँ पे इतने सारे इलीगल वो बने हुए थे जो सामान बेचते हैं, दुकानें बनी हुई थी, बड़े सारे इलीगल थे। वो लोगों के साथ हमको ये प्रॉब्लम थी कि इलीगल तो चलो है बट वो अपना गंद भी वापस नहीं लेके जा रहे थे। ये 2017 की बात बोल रहा हूँ मैं। उस टाइम पे हमने उनको बोला था कि आप कम से कम अपना ये जो गार्बेज है ये लेके जाइए, इलीगल हो या अनऑथराइज्ड हो मुझे नहीं लेना देना, बट कम से कम ये करिए कि आप ये यहाँ पे गंद तो ना फैलाइए। अब ला रहे हैं गंद क्योंकि बोला बहुत मेहनत की इसमें, हाईकोर्ट से ऑर्डर लिए, फिर वहाँ पे गुल्लू पे गाड़ी लगवाई, एक गुल्लू जगह है वहाँ पे, वहाँ तक गाड़ी नहीं जा रही थी, वेस्ट वॉरियर्स के पैसे नहीं मिल रहे थे, गल्लू। तो वहाँ पे गाड़ी लगवाई कि यहाँ पे गाड़ी आएगी एमसी की, और वहाँ पे जो ऊपर से घोड़ों से जो गन नीचे आएगा वो उसको लेके जाएगा, और जो वेस्ट वॉरियर्स थे वो ये अकेला हाथ में वो अपने आप कर रहे थे काम, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पैसे भी क्लियर नहीं किए हुए थे। तो ये हाईकोर्ट को करना पड़ा। जब मैं वहाँ पे गया था तो ये सब फाइंड आउट करके दिस इज थिंग व्हिच काउंसलर्स हैव टू डू। आपने क्या करना है कि अपनी जगह में प्रॉब्लम देखनी है कि क्यों नहीं, क्या चेंज चाहिए, क्या चाहिए। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे अगर गाड़ी चाहिए आपको गल्लू तक, अगर वहाँ पे गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी लगवाइए, बोलिए कि एमसी वहाँ पे गाड़ी बेचेगी, ऊपर से ये जो शॉप्स है त्रिउंड में ये गन नीचे लेके आएंगी वहाँ पे, एक तो पहले अनऑथराइज्ड है ऊपर से गन भी फैला रहा है तो पर्सनल जरीन तो है, चलो वो ठीक है देख लेंगे। उनके केस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये कम से कम लेके तो आओ नीचे, ठीक है। तो इस सस्टेनेबल ट्रैकिंग रूट्स में आपने मैडम देखना है सबने कि आपकी जगह पे कोई है ट्रैकिंग रूट ऐसी, या कोई ऐसी ग्लेशियर है जहाँ लोग जाते हैं, तो ये प्लीज आप देखिए, ठीक है। फिर रिवैलिंग बात ये देख लीजिए, बायबैक पॉलिसी हम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बायबैक पॉलिसी हमने एक इंट्रोड्यूस फंक्शन करने के लिए बोला, सुनिए बात सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है ये। बायबैक पॉलिसी में क्या होता है कि जो प्लास्टिक, जैसे जो यहाँ पे रैग पिकर्स हैं वो बॉटलें इकट्ठी करते हैं या दानों से, फिर वो बेचते हैं, कबाड़ी वाले जो है ना वो बेचते हैं उनको, तो उनको 7 रुपये मिल रहे थे, वो जो कबाड़ी वाले उनको 7 रुपये देते थे किलो के, ठीक है, और वो देते थे सिर्फ बॉटल्स का। हमने क्या किया कि एक पॉलिसी लाए थे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाले कि प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी। इसमें क्या है कि जो चिप्स के पैकेट है, इन सब के पैकेट है, अगर आप ये इकट्ठा करके देते हैं इनके डिपोज पे तो आपको 75 रुपये किलो मिलेगा। तो अब ये कबाड़ी वालों से हम, इससे 2 चीज़ें हो रही है कि कबाड़ी वाले जो है और ये जो लोग हैं रैग पिकर्स हैं, ये लोग हैं गरीब लोग। एक तो आप गरीबों को पैसा दे रहे हैं, या आपका वैसे ही कर्तव्य है कि आपने गरीबों को ऊपर उठाना है। दूसरा आपका काम है कि आपने प्लास्टिक साफ करना है जंगलों और नालों से। ये दोनों काम आप कैसे कर रहे हैं कि आपका मैन फोर्स नहीं है, लोग नहीं है आपका इकट्ठा करने के लिए। तो आप जो लोग इकट्ठा कर सकते हैं सोसाइटी के, जो लोग निचले तबके के लोग हैं, उनको इंसेंटिव दीजिए। पहले ही आपने उनके लिए कुछ अच्छा करना है, वो बेचारे पहले पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो गरीब है, उनको आपने ऊपर उठाना है, वो आपकी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप डायरेक्ट पैसे उनको दीजिए। अब ये पॉलिसी जो थी सोची गई थी, पता नहीं क्या सोचा था इसमें, पर यह इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही थी। हाई कोर्ट में
ये इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी कि इन्होंने डिपोज जो थे जहाँ पे बायबैक होना था वही नहीं बताए थे लोगों को, और लोगों को पॉलिसी नहीं बताई थी, और दूसरा ये पैसे भी नहीं देते थे ऑन द स्पॉट। तो अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा था इसमें। तो हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए कि आप पहले शिमला के अंदर, एटलीस्ट शिमला में हुआ है या आपकी जगहों पे सबमिट करवाना है हमने, शिमला में डिपोज जो है 7 दिन चलेंगे, ऑन द स्पॉट पैसे मिलेंगे, और जो डिपोज है उनको वाइड पब्लिसिटी मिलेगी कि यहाँ पे डिपो है, यहाँ पे आप अगर 1 किलो प्लास्टिक लेके आते हैं आपको 75 रुपये मिलेंगे। यहाँ के रैक पिकर्स जो है इतने खुश थे कि बोल रहे थे हम तो साफ कर देंगे सारा शिमला अगर इतने पैसे मिलते हैं। हम तो अभी 7 रुपये ले रहे थे, 7 रुपये मिलते थे उनको। तो ये चीज़ें करनी है आपने, गरीबों को ही काम देना है। आपके पास बहुत सारे अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स ऑलरेडी है सोसाइटी में जिसको आपने काम पे लगाना है, ठीक है। फिर लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट, अब लेगेसी वेस्ट के बारे में बोले चलो। नहीं मैंने कहा आजकल जैसे बोले आप जो ये कबाड़ी ये सबसे अमीर है वैसे आजकल, वो है वो दूसरे वाले वो क्या हो गया डायरेक्टर। अभी ये भी मैंने देखा, ये जो बात बोलते सही है। अब एक है कि कोई बीच में कबाड़ी वाला है, वो सारे नीचे के जो गरीब लोग जो उठाते हैं उनसे सामान ले लेता है 7 रुपए में, फिर वो बेचता है रिसाइकलर को और वो बेचता है पूरे दाम में। अब वो ये धंधा है पूरा चला हुआ, एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी। अभी बायबैक पॉलिसी में भी यही हो रहा था। वो वहाँ पे जब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमने बोला कि बायबैक पॉलिसी है, इसको आप वो करवाइए, इसकी अवेयरनेस कराइए और इसके लिए सारे कबाड़ी वालों को बुलाइए। अब मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया जहाँ पर उन्होंने इनको बुलाया था सबको, कबाड़ी वालों को। पता चला इन्होंने कबाड़ी वाले वही बुला लिए जो एमसी के साथ जो ये काम करते हैं, जो एमसी के लोग हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, सिर्फ उनको ही बुलाया हुआ था। और जो बड़े कबाड़ी वाले हैं उनको ही बुलाया हुआ था। और जो यहाँ पे कोड़ी बस्ती और जो लेप्रेसी कॉलोनी है यहाँ पे, जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनमें से एक आदमी नहीं था, सारे अमीर कबाड़ी वाले पहुंचे हुए थे। तो मैं बोला आप इनको क्यों अवेयर करा रहे हैं इस पॉलिसी का? आपको अवेयर कराना है गरीबों को, उनके लिए बन रही है पॉलिसी, आपके ये इनको क्यों करवा रहे हैं? तो ये जो चीज़ है, ये तो आपको इतना मॉनिटरिंग कैसे कर सकती है हाई कोर्ट? इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये पॉलिसी का महत्व समझ के उनको खुद ही करानी चाहिए थी। बिल्कुल ही जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बन रही है पॉलिसी, जिनके लिए 75 रुपये महत्व रखते हैं उनके लिए बन रही है। तो और बाकी अब डोर टू डोर कलेक्शन करने आ रहा है, वो घरों से जो कलेक्ट कर रहा है वो हम उसके लिए गार्बेज के पैसे ऑलरेडी दे रहे हैं। अब वो हमारे गार्बेज वहाँ से निकाल के डिपो में जाके पैसे ले लेगा, और ऐसा थोड़ी करना है। ये उनको ही आप अवेयर कर रहे हैं। तो ये हमने ये लकूना निकल गया। तो अब हमारे को ये करना है कि हमने जो आपके मोहल्ले में देखना, आपके सोलन में देखना है, जो भी आपकी जगह धर्मशाला में, मैंने अपने शिमला में देखा कि यहाँ पे एक लेप्रेसी कॉलोनी जहाँ पे सारे गरीब आदमी रहते हैं, उनको जाके मैंने ये बायबैक पॉलिसी के ऊपर देना है पूरा कि कैसे आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक तारा देवी जगह है वहाँ पे इसकी कॉलोनी है गरीबों की, उनको हमने इसमें लगाना है। बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हमने अब रैपर नहीं फेंकने हैं, इसका एक रैपर मतलब 50 पैसे का है, सब 75 रुपये का किलो है, तो ऐसा कुछ होगा। पर वैल्यू आ गई, अब ये गार्बेज में वैल्यू आ गई कि ये पैसे हैं इसमें, कि इसको सड़कों पर नहीं फेंकना है। तो ये पॉलिसी को और बढ़ाना है आगे। अभी तो जो आपकी पहले पॉलिसी थी वो आपने उसको ही फेल किया था। अब हम चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है इसमें हमारा इतना अच्छा लक्ष्य है कि गरीबों को ऊपर उठ रही है और साथ में गंद भी साफ हो रहा है, मैन पावर भी जो है वो मिल रही है एमसी को। तो इसको आपने और डेवलप करना है, ये करना है, आपने सुझाव देना है इसको, ठीक है। एमसी की शिमला की तरह नहीं करना है जो इन्होंने किया है। इन्होंने तो मीर कबाड़ी वाले बुला दिए उस कॉन्फ्रेंस में, सारे अच्छे सूट पहन के आए थे। मैंने सोचा कि मैं जिन कबाड़ी वाले से मिला था वो तो दिखने में बिल्कुल ही अलग थे, ये लोग तो अच्छे कपड़े पहन के आए, ये कोई और। फिर मैंने उनको बोला कि हाथ खड़ा करें, ये देखना है कि ये पॉलिसी हमारी फेल ना हो, क्योंकि इस पॉलिसी से बहुत लोगों के घर चलेंगे और आपका वो भी साफ होगा, गंद भी साफ होगा। अभी ग्रीन टैक्स कुल्लू मनाली जैसे वहाँ पे अटल टनल की बात की, वहाँ पे ग्रीन टैक्स लगता है। तो हमने लोकल अथॉरिटीज़ को बोला ये जो आप ग्रीन टैक्स लगा रहे हैं कोक्सर और कुल्लू वगैरह में, वहाँ पे एक गंद है सिसु में, तो ये जो ग्रीन टैक्स ले रहे हैं इस पे डीसी साहब एफिडेविट मांगा है उनसे कि ये ग्रीन टैक्स यूटिलाइज भी हो रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कि आगे ग्रीन टैक्स लगा के कहीं और ही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस पर भी एफिडेविट आना है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्रीन टैक्स और ये जो साडा टैक्स और ये सब लगते हैं, इसका डायरेक्ट यूज होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, कोई और चीज़ में नहीं, सड़कें बनाने और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में। ये भी इसका एफिडेविट आ रहा है तो आगे पता चलेगा हमारे को। एक्सप्लोरिंग वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। सो नाउ ये एक मॉडल है, जैसे गोवा में क्या होता है, गोवा में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 10 काम करती है जिसमें से ये सॉलिड वेस्ट का एक काम है।
वहाँ पे गोवा में एक स्पेशल कॉर्पोरेशन बनी है सॉलिड वेस्ट के लिए, जो सिर्फ यही काम करती है। तो हमने ये भी सजेशन दिया है कि इसके लिए डेडिकेटेड लोगों को लगाओ जो यही काम करें और इसी को मैनेज करें। ये आगे चीफ सेक्रेटरी लेवल की बात है, तो वो देखेंगे। डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, ये डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है कि हमने सब कंपनियों को बोला है कि आप अपने जो भी कंपनी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रही है या यूज़ कर रही है पैकेजिंग में, जो भी प्लास्टिक यूज़ कर रही है वो सब अपने प्लास्टिक के उस पर एक बार कोड लगाएगी। अब पेप्सी की बोतल आ रही है तो वो अपने बार कोड लगाएगी, चिप्स का पैकेट आ रहा है वो अपना बार कोड लगाएगी। उस बार कोड से हमको पता चलेगा कि कितना प्लास्टिक बनाया कंपनी ने और वो प्लास्टिक की जर्नी क्या थी, कहाँ से कहाँ गया। उससे हमारे को सारा हिसाब रहेगा कि कितना प्लास्टिक है, कितना किसने पैसा देना है और ये कहाँ जाके खत्म हो रहा है। तो ये भी ये कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में DRS सिस्टम हमने डाला है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसके बहुत फायदा होगा। प्लास्टिक बाय पॉलिसी हो गया, रिलीजियस साइट अंडर स्क्रूटनी। अब ये हमने एफिडेविट मांगा है डिप्टी कमिश्नर से, चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, नैना देवी, अगर वहाँ से है आप लोग कोई, तो ये जो जहाँ पे टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों को हमने बोला कि जो पैसा आपको आ रहा है टेम्पल ट्रस्ट को, उसमें से आपने कितना पैसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए अलग से रखा है। आपके पास कोई साइट है जो आप मंदिर में गंद आ रहा है, उसका आप क्या कर रहे हैं। जो डिवोटीज़ का पैसा आ रहा है, उसको आपने कुछ भी पैसा आपने इसमें भी लगाया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो इनसे भी जवाब मांगा है DC साहब से, तो ये देंगे। क्योंकि DC होते हैं टेम्पल ट्रस्ट के सारे हैं, तो टेम्पल ट्रस्ट को पैसा इसमें देना है और मैनेजमेंट करनी है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक और गंद आता है टेम्पल से कि उनको मैनेजमेंट के लिए पैसा लगाना है। तो आपके एरिया में कोई टेम्पल है बहुत बड़ा, तो आप उसमें फिर आगे हमारे से बात करिए, इसमें इसके सोल्यूशंस ढूंढेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस लैंड ट्रांसफर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये लैंड ट्रांसफर के लिए हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। मैं मीटिंग इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कर रहा हूँ और नगर पंचायत के साथ कर रहा हूँ। अभी कल परसों साहब भी होंगे। तो हमने अब इसमें देखा कि लैंड ही नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि वहाँ से नगर पंचायत से वो अपलोड ही नहीं हुई है रिक्वायरमेंट्स जो लैंड के लिए चाहिए, वो टेक्निकल डिफिकल्टीज है और ये 2-3 साल से केस फंसे, लैंड ही नहीं मिल रहा है। तो हम अब इसमें बैठ रहे हैं नगर पंचायत के साथ भी, फॉरेस्ट के साथ भी, और साहब के साथ बैठेंगे साथ में और देखेंगे क्या डिफिकल्टी है, क्या कौन सा कागज मिसिंग है जिसकी वजह से ये लैंड ट्रांसफर एलोकेट नहीं हुआ। ठीक है, ये भी हम कर रहे हैं। तो लैंड ट्रांसफर, ये लैंड वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर पॉइंट है, क्योंकि जब तक लैंड नहीं होगा तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी। तो ये हम लगे हुए हैं और मैं आपको ये भी नोट जो है मैं दिखाऊंगा कि कितने जगह का लैंड सॉल्व हुआ है और कितने जगह का बचा हुआ है, जो हमारे पास डेटा आया है हाई कोर्ट के लिए। और वहाँ के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी मीटिंग में 23 को फॉरेस्ट के साथ भी, पंचायतों के साथ भी और UD के साथ हम बैठ के उनकी ये सारी जो ऑब्जेक्शंस हैं लैंड ट्रांसफर में, वो सारा देख रहे हैं। दूसरा मैंने सजेशन ये पूरा दिया है डिटेल में कि FIR के अंदर जो लैंड ट्रांसफर जो जल्दी हो सकता है, उसके लिए पूरा एक सजेशन दिया है कि हाउ इट कैन हैपन, वो भी शेयर कर देंगे हम आपके साथ। बाकी अब हम ये जो मीटिंग्स हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हर महीने होती हैं, ये सेंट्रल अथॉरिटीज उसमें आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आ रहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ रहा है। तो जो दिक्कत आ रही है, जहाँ से परमिशंस की प्रॉब्लम आ रही है, वो अब सारे डिपार्टमेंट्स जब साथ में बैठते हैं तभी सॉल्व हो सकती है। नहीं तो प्रॉब्लम जो मैंने देखी है एज एन आउटसाइडर टू द गवर्नमेंट, तो मुझे तो ये लगा कि डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और हाई कोर्ट बीच में आया तो सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने टेबल पे बिठाया, तब ये सोल्यूशन जल्दी हो रहे हैं। तो पर ये डिपार्टमेंट्स को अपने आप अगर थोड़ा नॉर्मल आपस में इंटरमिक्सिंग थोड़ी हो तो ठीक रहे, क्योंकि अब हमने तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंटर के जो डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ टेबल पे बैठ रहे हैं। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो लिस्ट लेनी थी हमने कंपनियों की, वो कभी भी नहीं मिलती। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 3-4 साल से लिख रहा है उनको कि हमारे को लिस्ट दे दो। सिंपल सी चीज़ थी कि लिस्ट ऑफ कंपनीज, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा कहाँ से आएगा जब हमारे पास कंपनी होंगे, पहले आपने नाम ही नहीं रखे हुए। तो वो एक सॉल्व हुई चीज़। दूसरी चीज़ ये लैंड ट्रांसफर की सॉल्व हो रही है, क्योंकि अब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, पंचायतों के लोग हैं, उनको अब रिक्वायरमेंट है कि अगर ये लैंड FCA के अंडर उनको मिलना है तो उसमें ये कंडीशंस हैं, आपको रिपोर्ट भेजनी है, अपलोड करनी है। वो लोग रिपोर्ट ही नहीं अपलोड कर पा रहे क्योंकि पता ही नहीं, मुझे तो लगता है कि वो गाँव के भी लोग होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, प्रधान जो होगा वहाँ का, तो उनके साथ बैठना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, और ये खत्म जल्दी करवाना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 साल तक लैंड ही नहीं है।
ये फाइलें नहीं चलेगी तो फिर कैसे हम काम करेंगे। तो इसके लिए अब इस केस में तो ये हुआ है कि अब हम सब इकट्ठे मीटिंग में बैठ रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उनके साथ भी हम बैठ रहे हैं, रोल उनका जो FC के अंडर उनका रोल भी रहता है कि वो भी क्लियर करती है, तो वो भी अब मीटिंग में आने लगे। ये ऑर्डर हुए हाई कोर्ट के कि ये भी बैठेगी मीटिंग में। तो अब हमारे को ये सारे जो लैंड के इश्यूज हैं हम एक इंडिविजुअली मैं अपने आप भी देख रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करूँ मैं गाँव अर्बन लोकल बॉडीज़ की कि कौन सा डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम सब देखेंगे अब बैठ के और इसको जितना फास्ट ट्रैक हो सके वो कराएंगे। दूसरा जो ये FRA वाला है वो भी कराएंगे। अच्छा, अब ये है कि मेरी तरफ से इतना सही बोल रहा हूँ मैं कि टाइम खत्म है। अब आपने मेरे को बताना है कि जो भी आप चर्चा कर सकते हैं, 15 मिनट्स हैं हमारे पास, उसके बाद लंच है 1:30 को, तो आप अपने सुझाव दीजिए। बाकी आप बाद में आराम से सोच के मेरे को सुझाव दीजिए, आपके पास नंबर भी रहेगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। जो भी आपके सुझाव हैं, जैसे मैडम का बड़ा अच्छा सुझाव था और इन मैडम का बड़ा अच्छा सुझाव था, तो आप लोग सुझाव दीजिए, अगले हफ्ते दीजिए, जब मर्जी दीजिए, केस चल रहा है और जो मेरे से जो हो सके वो भी हम हेल्प करेंगे। थैंक यू। थोड़ा सबके दिमाग में एक चीज़ बात आ रही है कि मैंने भी MC में काम किया थी, शिमला में 3 साल किया, सूरत में भी किया थोड़ा टाइम काम। तो सबके दिमाग में ये बात सवाल आ रहा होगा कि आप बोले तो जा रहे हो कि काउंसलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या इनके पास पावर है? एक सवाल ये उठता है कि क्या काउंसलर प्लान कर सकता है, नहीं कर सकता है, एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई और सिस्टम है तो कोई ऐसा आप सजेस्ट करने वाले हैं कि ये प्रोसेस होगा कि काउंसलर रिटर्न में कंप्लेंट करेगा फलाने बंदे को, उस पर ऐसा कुछ आपके आगे कवर होगा इस प्रकार से कुछ? यस। कि क्या सिस्टम वर्कआउट किया है, काउंसलर अपनी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं? यस। तो अब हिमाचल में है HP बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995, जिसके अंडर चलान करने की पावर्स दी गई हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को और पुलिस को भी, और उनका 18 अथॉरिटीज़ मेंशन है जिसमें चलान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 44H में रिस्पॉन्सिबिलिटी सैनिटेशन की दी गई है वार्ड कमेटीज़ को और काउंसलर्स को। अब आपके पास चलान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर आपके पास ये है कि सुपरवाइज कर सकते हो आप ये सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को और ये जो दफेदार हैं इनको, आप इनसे पूछ सकते हैं कि आपने कितने चलान काटे और यहाँ पे गंद पड़ा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर को आप बुला के पूछ सकते हैं कि ये आपने ये सफाई क्यों नहीं हुई। उस सैनिटरी इंस्पेक्टर के अगेंस्ट आप नोट लिख सकते हैं। यू आर अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ दैट वार्ड एंड ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वार्ड। इफ़ यू राइट that this sanitary inspector is not confirm, या आपके को वो नहीं कर रहा है, आपका आदेश नहीं मान रहा है या आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान रहा है, आदेश को चलो छोड़ो, रिक्वेस्ट भी नहीं मान रहा है, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 44H में है कि आपने सैनिटेशन मेंटेन करनी है। आपने बोलना है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर सैनिटरी इंस्पेक्टर से पूछ रही हूँ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलान करना कि उसने कितने चलान किए, कि उसने ये हॉटस्पॉट है इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, कि ये नदी में जो यहाँ पे क्या फैसिलिटी दी है कि नदी और यहाँ से जंगल से गंद उठेगा। तो ये तो हो गया कि मैं 4 बार की पार्षद हूँ, पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि जब से हम नगर निगम में आए, वार्ड सभा तब से हमने स्टार्ट की है। जो मैंने अभी स्टार्ट किया अपने वार्ड में, मैंने 3 वार्ड सभाएं की, उसमें वार्ड कमेटी अलग होती है, स्वच्छता कमेटी अलग होती है। मैंने प्रत्येक अपने वार्ड के सेक्टर बनाए और प्रत्येक सेक्टर से मैंने एक जो था वो स्वच्छता का जिम्मा उनको दिया। उसमें मैंने 9-10 सेक्टर बनाए तो 10 ही मैंने प्रत्येक सेक्टर में जिम्मा दिया। और मुझे आज यहाँ पर कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वो वाली आवाज़ मैंने, जब आवाज़ आ रही है यहाँ पे कि हमारे पास झाड़ू वाले इस तरीके के नहीं है, मैंने ये बात वार्ड सभा से पहले अपने मेयर साहब से की, तो मेयर साहब ने मुझे ये बात जो है वार्ड सभा में रखने के लिए बोला गया और मैं तहे दिल से आभार करती हूँ अपने वार्ड के लोगों का। उन्होंने ये सारा मेरा एजेंडा एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि हमें डेवलपमेंट को अभी रोक दो, जब तक हमारी स्वच्छता पूरी तरह हम क्लियर नहीं कर पाते। तो मुझे जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और इस वाले बरसात में मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। वही स्वच्छता कमेटी, वहीं से मैंने वार्ड कमेटी के लोग चुने हैं, एक मैंने टीम बना दी है, उनको मैंने एरिया बांट दिए हैं, वही अब आप जिम्मा उठा रहे हैं और वही मैंने टीमें बना दी हैं, वही अपनी टीम से काम करवा रहे हैं। कूड़े का तिनका भी मेरे वार्ड में नहीं मिल रहा है, वो नालों की सफाई भी कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने मेयर साहब का, उन्होंने मुझे मैन पावर दी। मैंने जनरल हाउस में अपने वार्ड
वार्ड सभा की कमेटी की बात जो है मैं यहाँ जनरल हाउस में लेके आए कि मुझे इतने स्वच्छता एम्प्लॉय दे दीजिएगा, मेड और पेड जो है बेशक आप 1 साल ना करिएगा, चाहे मुझे डंगे ना लगाओ, रास्ते ना बनाओ, लेकिन एटलीस्ट 1 साल तक जो है जब तक मैं पूरे अपने वार्ड को स्वच्छता से दूर नहीं कर जाती, वही लेबर जो है वो गड्ढे भी भर रही है मेरी, वही लेबर जो है वो नाले भी साफ कर रही है, मैंने मिक्स से जो है इसमें लोग भरे हुए हैं जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर औरों को भी अगर इस तरह बहुत अच्छा है मैडम, यहाँ पे इतनी मतलब डिप्रेसिंग बातें हो रही ये जो आपने बोला है, मैं पिछली 3 दिन में बाकी काउंसलर से भी मिला था, शिमला और सारे सोलन कितने लोगों से भी मिला, पर सब यही प्रॉब्लम्स ही दिखाते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, पैसे नहीं है और हाथ खड़े कर देते हैं। तो जो आपने सोल्यूशन जो दिए हैं, ये एक एटीट्यूड है जो रखना पड़ेगा सबको। अब मैं भी तो बोल सकता हूँ कि ये तो कभी ठीक नहीं होगा, लोग तो हमेशा ही गन फेंकेंगे, लोग तो ऐसे ही हैं, सरकार के पास हमारे पैसे नहीं है, सरकार के लोग तो करते नहीं है काम, यही होती है ना धारणा, कि ये धारणा करके मैं भी खड़ा हो जाता कि कौन करेगा। पर आपका जो एटीट्यूड है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने अपना कर्म करना है, चिंता नहीं करनी गन साफ हो गई नहीं, पर आपने क्या किया आपने वो देखना है। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है जो मेरे को मिला है। नहीं, अब ऐसे रिस्पॉन्स पक्का और होंगे, हमको मौका देना पड़ेगा। अब हम चर्चा करेंगे उन लोगों की, हाँ मैडम आप पे आता हूँ मैं, आपके बाद हम उन्हीं लोगों को मौका देंगे जो सक्सेस स्टोरी बताएंगे, ठीक है। फेलियर स्टोरी तो सब बोल सकते हैं कि फेलियर तो बोलना बड़ा आसान है कि सरकार ये नहीं दे रही, जनता ये नहीं कर रही, बट सक्सेस स्टोरी से सीखना बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी सक्सेस स्टोरी एक है, बाकी भी अपनी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड कर लो। मेरे पास भी एक सक्सेस स्टोरी है कुल्लू की, जहाँ पे सिमिलरली काम चल रहा है। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं मैडम? वो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो ये हमारा सेशन जो है ये क्रॉस लर्निंग सेशन भी है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, बहुत सी बातें हमें भी पता चलती हैं आपसे, क्योंकि डायरेक्टरेट लेवल पे बैठ के शायद वो बातें हमें नहीं पता हो जो आप फेस करते हैं फील्ड में। तो अगर वो चर्चा में आए तो शायद हम भी अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कोई बदलाव लाएं, कोई अमेंडमेंट लाएं। अपने वोट जब मांगते हैं, अब ये इशू बनाइए कि ये सब लोग इस पे वोट मांगे कि हम आपका साफ रखेंगे, आपका पानी साफ रखेंगे। और आप लोगों को ये पानी का कहानी सुनाइए। यहाँ पे जब अश्विनी खड्ड था, यहाँ पे 2017 में शिमला में क्या हुआ कि ये सारा गन जो है अश्विनी खड्ड में जाता था, अश्विनी खड्ड से पानी पीने की स्कीम थी, इतने लोग मरे, हमारे 3 एडवोकेट मरे, 15,000 लोगों को हेपेटाइटिस बी हुआ। आप अभी शिमला में जॉन्डिस आउटब्रेक टाइप करेंगे गूगल पे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितने लोग पानी से मरे थे यहाँ पे शिमला में। आप ये, और मैं हैरान हूँ कि लोगों को इस पे लड़ना चाहिए कि हम आपका पानी साफ रखेंगे, पानी की कमी नहीं होने देंगे और जंगल और ये साफ रखेंगे। इस पे इलेक्शन लड़िए और IEC एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन मंदिर मस्जिद पे होगा ना सर, इस पे थोड़े होगा। अच्छा, फ्लेक्स बैनर पे मैं रह गया, आपने बैनर की बात की, एक चीज रहेगी फ्लेक्स बैनर, इस पे हमने ऑर्डर लिए हैं। फ्लेक्स बैनर्स जो भी एडवर्टीजमेंट लगेगी कहीं पे भी, उस एडवर्टीजमेंट में 3 चीजें मेंशन होंगी। एक तो टाइम पीरियड कि कब तक वो एडवर्टीजमेंट लगी है, किसने लगाई है, और उस टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको ले जाना। अब जो एडवर्टाइजर है वो उसका बेनिफिट हो रहा है एडवर्टाइज करके, हमारा विजुअल पोल्यूशन भी हो रहा है, हमारे को देखना पड़ रहा है फोटो है फालतू की, जब हम नेचर में घूम रहे हैं हमारे को देखना पड़ रहा है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट उसकी एडवर्टाइजमेंट। तो एक तो लोकेशन जो है हर MC की स्पेसिफाइड होगी कि इन्हीं लोकेशन पे एडवर्टाइजमेंट लग सकती है। दूसरा, उसका टाइम पीरियड वहाँ डिस्प्लेड होगा। तीसरा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फ्लेक्स बैनर को निकालना। फ्लेक्स होता है ये जो मटेरियल यूज होता है एडवर्टाइजमेंट में, इसको कहते हैं फ्लेक्स। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ना ये रिसाइकल होता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये लोग वहाँ लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लगाने के बाद वहीं छोड़ देते हैं और ये इसका कुछ नहीं कोई कर सकता। तो इसके लिए हमने डायरेक्शन हाई कोर्ट से ली है कि ये परमिशंस और टाइम पीरियड, लोकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चारों चीज़ें हर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगी। ये आपने अपनी जगह पे करना है कि जो एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं लोग सारी अनऑथराइज्ड है, उनको निकालने के ऑर्डर हुए हैं हाई कोर्ट के। जिन्होंने नहीं निकाली उनको आप फाइन लगाएं और निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको ही लगाएं। ये तो सारे बिजनेस वाले हैं, ये तो पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं इनको, और यही पैसा कमा रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट से, तो आप इनसे आप पैसा भी लीजिए और इनको रिस्पॉन्सिबल भी करिए। फ्लेक्स बैनर्स अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट और आपको थोड़ा जैसे भी बता रहा था, पर हमारा अभी जो केस चल रहा है पार्ट 2 है, जहाँ पहुँच गए हम वो लड़ाई के बाद, वो थोड़ा पॉजिटिव है और सब मिल बांट के काम कर रहे हैं। अब हम सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं,
ठीक है। अब हम किसी के अगेंस्ट इतना काम नहीं कर रहे, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट या लोगों के अगेंस्ट। हम चाहते हैं कि लोगों के सारे इशू सॉल्व हो। तो ये जो आपको पहले चलान की बात भी हमने बोली थी, तो ये चलान जो है ये आप लोगों ने खुद नहीं करने हैं, आप लोग सुपरवाइज करिए उनको, जो आपके काउंसिल्स और आपके जो कॉर्पोरेशंस के जो आपके ऑफिसर्स हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, दफ्तरदार हैं, आप उनको सुपरवाइज करिए कि वो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं अपने 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 काउंसिल्स में। चलान एक सोल्यूशन है। अब आप बाहर के देशों का देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में 8 लाख रुपए का चलान है, 8 लाख रुपए का चलान फॉर लिटरिंग। जैसे ये सिंगापुर है, वहाँ पे $2000 का चलान है। जो स्विट्जरलैंड है, इन सारे देशों में अगर आप लिटरिंग करते हैं तो बड़े हैवी चलान हैं। तो चलान जो चीज़ है वो एक सक्सेसफुल चीज़ हुई है बाहर के देशों में, इसलिए एक वन ऑफ द थिंग्स हमने मेंशन की है। इससे आपको पैसा भी आएगा, लोगों में डर भी बैठेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग करवाइए, आप लोग आगे आइए और इसको अपने आपके वोट बैंक को कोई फर्क पड़े, हम वो भी नहीं बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सुपरवाइजर्स और जो एम्प्लॉइज हैं काउंसिल्स के और कॉर्पोरेशंस के, उनको आप वॉच रखिए, उन पे वॉच रखिए और देखिए, डेटा देखिए कि कितना हॉटस्पॉट्स उन्होंने क्लियर किए और कितने चलान उन्होंने किए। ये आप सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन आपकी है 44H के अंडर, वो आप देखिए, ठीक है। आपने सुपरवाइज करना है, बाकी आप लोगों को समझाइए। बाकी मेन काम तो देखो आप लोगों का ये है कि IEC एक्टिविटीज़, यहाँ पे काउंसलर अपने आप बता रहे थे, तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन, ये एक्टिविटीज़ करनी है बच्चों में, स्कूलों में करना है। क्योंकि बच्चों को अगर शुरू में बता दिया जाए, हमारे को भी बच्चों, जब हम बच्चे थे तभी बता दिया गया था स्कूल में, तभी हमारे को पता है कि ये चीज़ है। अब कई लोगों को नहीं बताया गया होगा, उनको फिर आप बता रहे हैं तो अब पता चलेगा। किसी ने जब कोई बताएगा तभी पता चलता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, लिटरिंग नहीं करनी है, गाड़ी से लिफाफे बाहर नहीं फेंकने हैं। मेरे एक बारी फेंक रहा था, मेरे फादर ने बोला ये नहीं करना है, तो मुझे पता चला ये नहीं करना है, नहीं तो मैं भी फेंक रहा था, ठीक है। ये सब ये चीज़ें बताने से पता चलती है, एजुकेशन से पता चलती है। और आप लोगों को हमने इतना सुलेमान की कहानी इसलिए सुनाई, ये नहीं कि हम कुछ बुरा बोल रहे हैं आपको, हम चाहते थे कि आप समझें कि इतनी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को और इतना मुसीबत में आ जाते हैं लोग। तो ये आप लोग समझेंगे, आप लोग आगे फैलाएं इस बात को, अपने घर में फैलाएं, अपने अपने काउंसलेट में फैलाएं ये बात। एक निजी रूप से इसमें रुचि ले रहे हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इतनी अच्छी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, मैं उनका आभारी है, धन्यवाद करते हैं। राउंड ऑफ। तो अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो उसमें हम कुछ चर्चा चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम 1:30 पे जो है वो लंच के लिए ब्रेक करेंगे।